अनोखा सफर था प्रोफेसर और बेहद दिलचस्प। तब हमारे हवास वापस आने लगे, गोया हमने सदियों का फासला तय कर लिया था। हम बिनाई की वापसी का इंतजार करने लगे और जब बिनाई वापस आई तो दिल चाहा कि दोबारा आंखें बंद कर लें। यह मंजर जहन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यह कैसा अनोखा इंसान था, क्या इसे वाकई इंसान कहा जा सकता था? चारों तरफ इंसानों का समंदर ठाठे मार रहा था, लेकिन इसके दरमियान और भी बहुत सी अजीबो गरीब चीजें थीं। ऐसी चीजें जिन्हें हम कोई नाम नहीं दे सकते थे, कोई जहन में भी नहीं आ रहा था। पूर्णा, सलानूस ने किसी कदर कपकपाते हुए अंदाज में मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या बात है? क्या यही इंसान है? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या दर हकीकत इसके जहन में फौलाद है? मालूम नहीं, मैंने कहा। ये इसकी रहायशगाह है। सलानूस ने एक इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने निगाह दौड़ाई। इमारत ही थी, लेकिन इतनी ऊपर तक चली गई थी कि सोचा भी नहीं जा सकता था। यूं लगता था जैसे आज का इंसान आसमान से राब्ता कायम कर चुका हो। क्या सितारे भी इसके नजदीक आ गए होंगे? ताज्जुब की क्या बात है, मैंने कहा। हम दोनों जिस जगह खड़े थे वो अजीब सी जगह थी। इतनी साफ शफाफ के ताज्जुब होता था। चिकनी और हमवार जगह के चारों तरफ अजीब अजीब जानवर दौड़ रहे थे। दफातन हमारे अक्क में एक जानवर गुर्राया और हम दोनों चौंक पड़े। हमने पलट कर देखा तो लोहे का एक खूबसूरत जानवर मुंह खोले बगैर गुर्रा रहा था और उसके पेट में 2 इंसान मौजूद थे। ये उसके पेट में किस तरह घुस गए? सलानूस ने ताज्जुब से पूछा। और जिंदा भी हैं दोनों? मैंने उससे ज्यादा हैरत का इजहार किया। मगर ये जानवर क्या है? सलानूस ने कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो जानवर इन दोनों इंसानों को लेकर तेजी से दौड़ता चला गया। उसकी रफ्तार देख कर चक्कर आते थे। इस दौर में इंसान और जानवर एक साथ रहते हैं, खां सभी छोटे बड़े। अरे इधर तो देखो। और जो कुछ हम देख रहे थे उसे देखकर अक्ल खप्त हो रही थी। एक बात जो समझ में आती थी, यहाँ इंसानों को सिर्फ पहचाना जा सकता था। क्या यहाँ से आगे बढ़े? बिलाखिर सलानूस ने पूछा। मेरी तो समझ में नहीं आता। इस कदर उलझने की भी जरूरत नहीं है। बिलाशुबा ये माहौल ताज्जुब खेज है, लेकिन किस कदर दिलकश है। हमें सदियों आगे के ज़हीन इंसान की सूरत मिलेगी। बहरहाल अगर इनके दिमाग मशीनी भी हैं तब भी इनका रख रखाव वही कदीम है। मसलन, मैंने पूछा। इसकी सोच, इसका अंदाज, सलानूस ने कहा। कैसे अंदाजा लगाया तुमने? जिस्म पोशी की कोशिश। हाँ, इनके जिस्मों पर बाकायदा लिबास है, लेकिन ये लिबास पहले से काफी वजनी हो गया है और इसकी तराश भी मुख्तलिफ है। ये कुछ जरूरत से ज्यादा तंग महसूस होता है। मर्द औरत इस लिबास में खूबसूरत और अच्छे भी लगते हैं, बेशक, और खूबसूरत भी कितने हैं, सलानूस ने कहा। हम एक एक चीज पर तबसरा कर रहे थे। मैंने औरतों को देखा जिनकी हरकत बेहद अजीब थी। इनके लिबास रंगीन और भड़कीले थे। गोया इंसान की खुश लिबासी की कोशिश सदियों के बाद भी जारी रहेगी और यह पुरानी तहजीब से बहुत ज्यादा नई तहजीब थी। मैंने सलानूस से कहा, एक सवाल पैदा होता है, क्या अगर इनके ज़हन मशीनी हैं तो फिर इनके सोचने का अंदाज क्यों न बदला? हाँ, इनके लिबास और तर्ज रहाइश से तो यही पता चलता है। इसका मतलब है कि इनके जज्बात भी आईनी नहीं होंगे, यानी सर्द और बेमकसद नहीं हो सकते। देखो, इस शख्स हंस रहा है। मैंने एक तरफ इशारा किया। हाँ, और हंसी आज़ा की तहरीक का नतीजा है। बिल्कुल ठीक सलानूस, और इससे जाहिर होता है कि ये इंसान जज्बात से आरी नहीं है। बिल्कुल यकीनन, गोया इस दौर का इंसान बहुत ज्यादा बदल गया है और इसने अपनी काविशों से कुछ ऐसी चीजों को जन्म दिया है जो बहुत ही ताज्जुब खेज और समय से बालातर हैं, लेकिन सितारों के इस्तारे गलत नहीं होते। बेशक। अरे ये तमाम चीजें। अरे, सलानूस ने जुमला दरमियान से अधूरा छोड़ दिया। मैंने महसूस किया था कि सूरज छुप रहा है और तारीकी फैलती जा रही है, लेकिन अचानक जो कुछ हुआ था उसे देखकर हम हैरत से उछल पड़े। इससे कबल भी तारीकी में रोशनी जलाने की कोशिश सदियों से चली आ रही थी, लेकिन ये रोशनियां अजीब सी थीं। ये ना तो मशलें थीं और ना ऐसे अलाव जिनमें लकड़ियां जलती हैं। ये तो अजीब सी नकरई और सुनहरी रोशनियां थीं जो अचानक ही रोशन हो गई थीं। ऐसी रोशनियां जगह जगह मौजूद थीं और जो तारीकी सूरज के छुप जाने की वजह से पैदा हुई थी वो इस अंदाज में खत्म हो गई थी जैसे सूरज गरूब भी ना हुआ हो। हमारी निगाहें चारों तरफ भटक रही थी और नए इंसानों का नया शहर सूरज की कमी दूर कर चुका था। इस नए दौर के हैरत कदे में हम किस किस चीज पर हैरत का इजहार करते? यहाँ तो सारी ही चीजें हैरत का बायस थी। चुनाचे हमने फैसला किया कि हैरत ज़दा होने की बजाय एक ऐसी जगह तलाश करें जो हमारे कयाम के लिए मौजूद हो। सलानूस ने कहा, क्यों ना इस सिलसिले में हम यहाँ किसी इंसान से राब्ता कायम करें? मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है। वो क्यों? तुम देख रहे हो हम यहाँ कितनी देर से खड़े हैं, लेकिन हमने किसी इंसान को
किसी दूसरे इंसान की जानिब मुतवज्जा होते नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि इस दौर के इंसान को एक दूसरे से ज्यादा लगाव नहीं है और ना इन्हें हमें देखकर हैरत होती है। मुझे ताज्जुब है कि इन्हें इस बात से दिलचस्पी क्यों नहीं है कि दो ऐसे इंसान इनके सामने खड़े हैं जो इनमें से मालूम नहीं होते। मैंने कहा, लेकिन पूर्णा क्या हम इन जैसे लगते हैं? मुख्तलिफ नहीं है, सिवाय इसके कि हम बहुत कवि हैं, जबकि ये लोग काफी कमजोर हो चुके हैं, या फिर लिबास की बनावट इनसे मुख्तलिफ है। कहा, ये तो ठीक कहा तुमने, इनमें मुख्तलिफ अक़साम के लोग मौजूद हैं। पस्ता कामत, दराज कामत, मोटे, दुबले, पतले, जैसे कि हर दौर में मुख्तलिफ होते रहे। अरे वो देखो, इस शख्स का लिबास क्या है पूर्णा? सलनूस ने मेरी बात दरमियान से काटते हुए कहा और मैंने इस तरफ देखना शुरू कर दिया। हाँ, जिस तरह हम इनके बारे में सोच रहे हैं इसी तरह इन्होंने भी हमारे बारे में सोचा होगा कि हम दो मुख्तलिफ लिबासों वाले लोग हैं और ये तो वही जानवर है। सलनूस अचानक बोला। इस जानवर की दोनों आंखें इस अंदाज से चमक रही थी जैसे कि शहर की रोशनियां आंखों को चकाचौंध कर रही थी। सलनूस, मेरा ख्याल है यह जानवर नहीं है। और हैरत है, सख्त हैरत है, गोया इंसान ने लोहे के जानवर भी बना लिए हैं। ऐसे जानवर जिनमें जिंदगी नहीं होती लेकिन वो इंसान के गुलाम होते हैं, इसके ताबे होते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये इमारतें कितनी बुलंदो बाला इमारतें हैं। क्या इसके बालाई हिस्सों में भी इंसान रहते होंगे? हाँ, इन फलक बोस इमारतों की तरतीब बिल्कुल नई है। ऐसी अजीब तामीर हमने कभी नहीं देखी। चाहे तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि पहले भी मकानों में ऐसे बुलंद हिस्से हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें बहुत ज्यादा बुलंद कर दिया गया है। बिल्कुल दुरुस्त, गोया इस दौर के इंसान समय से बालातर नहीं है। हाँ, मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और सलानूस भी मुस्कुराने लगा। मैंने सलानूस के चानों पर हाथ रखा और हम वहां से आगे बढ़ रहे थे। बहुत से लोगों ने हमें भी देखा, जिनमें से कुछ के होंठों पर मुस्कुराहट आती और कुछ गर्दन दूसरी जानिब करके कुछ और देखने लगते। लेकिन हम आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां बेशुमार इंसानों का जमे गफीर ठाठें मार रहा था। लोग एक इमारत के अंदर जाने की कोशिश में मसरूफ थे। दूसरे लोग उन्हें देख रहे थे और कुछ बोलते भी जा रहे थे। मैं इनकी आवाज सुनने लगा और फिर मेरे होंठों पर खुशी की मुस्कुराहट फैल गई। सुन रहे हो सलानूस? हाँ, समझ भी रहे हो? नहीं, सलानूस ने मायूसी से कहा। अफसोस ये सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं है और इससे तुम्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, मैं कुछ वक्त के बाद इनकी जुबान भी समझ लूंगा। फिलहाल तुम मुझे समझाते रहो, सलानूस ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। फिर इंसानों का एक रेला आकिब से आया और हम बिला इरादा इस इमारत में दाखिल हो गए। रोकने वाले खुद अंदर आ गए थे, न जाने वो अंदर आने वालों को क्यों रोक रहे थे। हम बुरी तरह फंस गए। मैं खास तौर पर सलानूस की हिफाजत कर रहा था। बमुश्किल तमाम हम एक ऐसी मुनासिब जगह पहुंच गए जहां रश नहीं था। पूर्णा, अब यहां से निकलोगे किस तरह? देखा जाएगा सलानूस, पहले ये देखो कि ये लोग यहां क्यों आए हैं। ओह, वो देखो, शायद वो दरबार आम है। सलानूस ने एक रोशन जगह की तरफ इशारा किया जो काफी बुलंद था। उसके चारों तरफ रस्से बने हुए थे और दरमियान में सपाट जगह थी। मुमकिन है इनका बादशाह यहां आने वाला हो? हाँ, मुमकिन है। सलानूस एक ठंडी सांस लेकर बोला और मैं खामोशी से अपने करीब खड़े हुए आदमियों की गुफ्तगू सुनने लगा। मैं उनके बोलने के अंदाज पर गौर कर रहा था और इनका मफहूम समझ रहा था। मुझे इत्मीनान हो गया कि मैं इनके अंदाज में बोल सकता हूँ और ये मेरी फितरी सलाहियत थी। तब मैंने सलानूस से कहा, हम अपने इरादे में थोड़ी सी तब्दीली करेंगे सलानूस। क्या? सलानूस ने पूछा। पहले हमने सोचा था कि इनसे दूर रहेंगे और पहले इनका मुशाहिदा करेंगे। हाँ, तो क्या अब तुम इसमें कोई तब्दीली कर रहे हो? क्या तब्दीली करोगे? हम इनके अफ़ाल में अमली तौर पर हिस्सा तो नहीं लेंगे, लेकिन इनसे मालूमात जरूर हासिल करेंगे। वो किस तरह? मैं इनकी जुबान समझ और बोल सकता हूँ। मैंने इंकिशाफ किया और सलानूस हैरत से मुझे देखने लगा। इतनी जल्द? उसने पूछा। हाँ, ये मेरी खसूसी सलाहियत है। अगर मैं इस अदवार के इंसानों से लाइल्म रहता तो खुद को इनमें जम नहीं कर सकता था। काश तुम्हारी तरह मैं भी कुछ ऐसी ही खसूसियात का हामिल होता। सलानूस ने हसरत से कहा, ठीक है, लेकिन इन्हें हमारी असलियत का अंदाजा नहीं होना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा और फिर मैंने एक आदमी को ताका और उसके करीब पहुंच गया। मैंने उसके शाने पर हाथ रख दिया था और वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। टिकट है भाई? ये देखो, बगैर टिकट नहीं हूं, उसने कहा और जेब से कोई चीज निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। क्या करूं इसका? मैंने पूछा। हाथ तो हटा यार, कंधा टूटा जा रहा है। आखिर बात क्या है? उसने पूछा। मैं कुछ पूछना चाहता हूं। पुलिस वाले हो? मेरा मतलब है स्पेशल पुलिस वाले? नहीं, मैंने गर्दन हिला दी। ना तो मैं पुलिस का मतलब समझा ना स्पेशल का। फिर क्या पूछ रहे हो? पूछो। यहाँ क्या हो रहा है? इसका मतलब है तुम बगैर टिकट हो, क्यों हो ना? हाँ, मैंने बिला वजह इकरार कर लिया। साले ठीक से इंतजाम भी नहीं कर सके। तुम ऐसे मुंह उठाकर गुस्साए हो। कुश्तियां हो रही हैं भाई, बड़े नामी ग्रामी पहलवानों की। इनमें जग्गा सिंह भी लड़ेगा और जापानी पहलवान से बड़े डंके की चोट है।
कुश्तियां हो रही हैं? मैंने खुशी से कहा। हाँ, बहुत खुश हो? मुझे तो तुम भी पहलवान मालूम होते हो। हाँ, मैं भी कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। अरे तो क्या मुझसे लड़ोगे? जाओ नाम लिखवा दो, आमदनी हो जाएगी। कहाँ नाम लिखवा दूँ? मैंने पूछा। मेरे ज़हन में वही पुरानी तरकीब थी, यानी कोई इनाम हासिल कर लूँ और फिर अमल शुरू कर दूँ। वो सामने चले जाओ, कुश्ती के मुंतजिमीन बैठे हैं। उसने एक तरफ इशारा किया और मैंने उसके इशारे की समत देखा। फिर मैंने उससे कहा, वहाँ जाकर क्या करूँ? कुर्सी मेज समेत उठाकर देना सालों को, खुद समझ जाएंगे कि तुम पहलवान हो। उसने कहा और मैं सोच में डूब गया। इतना बेवकूफ़ तो नहीं था। अंदाज़ा हो गया कि वो शख्स मुझे गलत बात बता रहा है। फिर भी मैं उस तरफ बढ़ गया। मेरे लिए वहाँ तक पहुँचना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। चलते वक्त मैंने बेचारे सलानूस को तसल्ली दी थी और वो मुंह खोल कर रह गया था। अलबत्ता यहाँ मुझे जो लोग नजर आए उनके तन तोश खूब थे। खासतौर से एक गेंद नुमा आदमी उछल रहा था। तुम्हारा तमाम अखाड़ा तोड़ फोड़ दूंगा साहब जी। वो साला नहीं आया तो मुझे जीता हुआ करार दो, वो कह रहा था। कोबा सिंह सख्त बीमार हो गया है, एक शख्स ने कहा। वो साला गुलाम खान के खौफ से बीमार हो गया होगा। ये बात नहीं गुलाम खान, अगले हफ्ते तुम्हारी कुश्ती करा देंगे। कोई और साला नहीं है मेरे जोड़ का। मैं तो जग्गा सिंह को चैलेंज करने वाला हूँ। जरूर कर देना, मगर मैं अपना मुआवजा तो जरूर लूंगा। लड़े बगैर? मैं तो लड़ने आया हूँ। किससे लड़ोगे? किसी से भी लड़ा दो। अभी तुम गुलाम खान से वाकिफ नहीं हो, यह तुम्हारा काम है। मैं तो सारे काम छोड़ कर आया हूँ, गुलाम खान ने कहा और मुंतजिमीन परेशानी से एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। क्या किया जाए कादिर खान? एक ने दूसरे से कहा। मजबूरी है, कोबा सिंह नहीं आया तो क्या करें? मैं किसी मजबूरी को नहीं जानता, सोच लो वरना फिर मैं पड्डा कर दूंगा, गुलाम खान ने कहा। गुलाम खां, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपने आदमी हो, पुराने साथी हो, और जरा सी देर में क्यों आंखें बदल रहे हो? किसी ने कहा। मगर गुलाम खां बाज नहीं आया। मैं सूरत हाल को देख रहा था, सोच रहा था, समझ रहा था। तब मैं आगे बढ़ा और बड़ी नरमी से मैंने उस शख्स से कहा, क्या मैं भी लड़ सकता हूँ? वहाँ जितने लोग मौजूद थे उन्होंने चौंक कर मुझे देखा, गौर से देखते रहे। फिर उनमें से एक बोला, गुलाम खां से लड़ोगे? हाँ, जिससे चाहोगे लड़ूंगा, मैंने जवाब दिया। और गुलाम खां मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर बोला, जा भाई जा, अपना काम कर। काहे को अड़ियाँ तोड़वाने के लिए आया है? अरे मेरे जोड़ का आदमी भेजो जी। क्या समझा है तुम लोगों ने मुझे? गुलाम खां ने अजीब से अंदाज में कहा। गुलाम खां, अगर तुम चाहो तो इससे लड़ सकते हो। हम नहीं जानते कि ये कौन है, लेकिन कुछ बाहिम्मत नजर आता है। ये बात है तो ठीक है, मगर सोच लो, अखाड़े में उतरने के बाद मैं किसी के साथ कोई रायत नहीं करता। ठीक है गुलाम खां, ये तुम्हारा अपना काम है, पिछाड़ देना इसको, तुम्हें तुम्हारा मुआवजा मिल जाएगा, उस शख्स ने कहा। और गुलाम खां तैयार हो गया। उसने मेरी जानिब हाथ बढ़ाया और बोला, मिला हाथ उस्ताद, तूने काम बना दिया अपना। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उस शख्स से हाथ मिला लिया। बड़ा ही सख्त और खुरदरा हाथ था उसका। वैसे एक बात मैंने महसूस कर ली थी कि मज़ेदार शख्सियत है। वो हंसता हुआ वहाँ से लौट आया और वो लोग जो वहाँ बैठे हुए थे मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम? मैंने किसी कदर उलझे हुए लहजे में कहा। हाँ, नाम तो बताइए ना अपना। पूर्णा। यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, मैंने जवाब दिया। तब ठीक है, लिख भाई लिख, पूर्णा। तुम्हारी कुश्ती चौथे नंबर पर है, क्या समझे? बड़ा जोर देना पड़ा था अपने दिमाग पर। इसे हाँ कहकर मैं एक तरफ हो गया। इन लोगों की गुफ्तगू ऐसी थी जिनमें से बाज अल्फाज खुद इन लोगों की समझ में नहीं आते होंगे। इतना मैंने ज़रूर महसूस कर लिया था कि वहाँ जो कुश्तियाँ लड़ी जा रही थी इनमें शायद कुछ मुआवजे वगैरह की बात भी थी। प्रोफेसर, हर किस्म के अजनबी माहौल में खुद को जम कर लेना आसान बात नहीं होती। अगर मैं खुसूसी तौर पर कुछ खूबियों का मालिक ना होता तो ना जाने इस नए दौर में मेरी क्या दुर्गत बनती। लेकिन मैंने बहुत जल्द हालात को समझ लिया था और खुद को इसके मुताबिक ढालने में नाकाम नहीं रहा था। मैंने वापस जाना चाहा, लेकिन जिन लोगों ने मेरा नाम एक कापी में लिखा था उन्होंने मुझे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो पहलवान जी? इनमें से एक ने कहा। कहीं नहीं, मेरा एक साथी यहाँ मौजूद है, उसे लेना है। तुम नाम बता दो उसका, हम उसे यहाँ बुलवा लेंगे। तमाम पहलवान एक जगह जमा हैं और इन्हें यहीं रहना चाहिए ताकि वक्त भर इनकी तलाश में वक्त ना हो। वैसे तुम बिल्कुल नए मालूम होते हो, हमने कभी तुम्हें लड़ते नहीं देखा। कौन से अखाड़े से ताल्लुक़ रखते हो तुम? किसी से भी नहीं, मैंने जवाब दिया। अब मैं किसी हद तक खुद पर काबू पाता जा रहा था। बिलाशुबा ये उलझा सा माहौल मेरे लिए खैर दिलचस्प था, लेकिन जैसे तैसे मुझे खुद को इसमें जम करना ही था। क्या नाम है तुम्हारे साथी का? उनमें से एक ने पूछा। सलानूस। वो इस तरफ है। क्या नाम बताया? उनमें से एक ने कान पर हाथ रखकर कहा। सलानूस। ये जालिनूस का भाई मालूम होता है। बुला भाई बुला इस सलानूस को। और चंद इसात के बाद मैंने एक खौफनाक आवाज सुनी। सलानूस जहां भी हो अपने दोस्त पूर्णा के पास पहुंच जाए। पूर्णा इंतजार कर रहा है। पूर्णा प्रोमोटर्स के पास मौजूद है। वो गरेदार आवाज किसी इंसान की नहीं मालूम होती थी।
लेकिन हैरत की बात थी कि वो अल्फाज मेरे नज़दीक ही बैठा एक शख्स अदा कर रहा था, और यहाँ उसकी आवाज़ इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन उसके सामने ही कोई चीज़ रखी हुई थी। इंसानी ज़हन की कोई और तख्लीक, मैंने सोचा, लेकिन यह आवाज़ सलानूस के लिए बेकार थी। ज़ाहिर है वो इन अल्फाज को क्या समझता। बमुश्किल तमाम मैंने उन लोगों को समझाया, तब वो माने और फिर उन्होंने मुझे तनहा नहीं रहने दिया। एक आदमी मेरे साथ आया था। मैंने इंसानों की भीड़ में बमुश्किल तमाम सलानूस को तलाश किया। वो मेरी तरह घबराया हुआ था। काम फंस गए पूर्ना, उसने कहा। घबराओ नहीं सलानूस, इंसान बिल्कुल नहीं बदला। हाँ, इसके ज़हन ने बहुत तरक्की कर ली है। तुमने भी एक गरेदार आवाज़ सुनी होगी। हाँ, उसने पूर्ना और सलानूस कहा था। वो तुम्हें मेरे पास बुला रहे थे। क्या मतलब? सलानूस ने पूछा, और फिर मैं मुश्किल सलानूस को सारी तफसीलात समझा सका और उसे लेकर वहां वापस पहुंच गया। सलानूस अब भी परेशान नजर आ रहा था। लेकिन तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होगा सलानूस, मेरी समझ में कुछ नहीं आता यार। इस तरह हम कुछ लोगों से दोस्ती करेंगे, मुमकिन है? सलानूस ने बेयकीनी से कहा, और फिर कुश्तियाँ शुरू हो गई। दो लड़ाके नजर आए। दोनों के लिबास बेहद मुख्तसर थे और वो एक दूसरे से जोर आजमाई करने लगे। ये कुश्ती कम, खेल ज्यादा था। वो न जाने किस तरह एक दूसरे के पांव हाथ मरोड़ रहे थे और एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रहे थे। मुझे भी यही सब कुछ करना था, इसलिए मैं इन्हें गौर से देखता रहा और इन लोगों का अंदाज समझ रहा था। यह कुश्ती है, सलानूस ने कहा। हाँ, बदले हुए इंसान की जिद्दत यकीनन दिलचस्प है सलानूस। तुम इस दौर के इंसान को मामूली नहीं कह सकते। हाँ, अपनी एजादात में तो वो लासानी है। जो कुछ हमने बारूनक इलाकों में देखा है वो नाकाबिल यकीन है। बेशक वो देखो जिस तरह वो एक दूसरे के जाल से निकल रहे हैं, वो तो दिलचस्प है। और अब तुम इस जदीद दौर के ज़हीन इंसान से लड़ोगे। हाँ सलानूस, मैं अजीम तर हूँ, वो मेरे मुकाबिल नहीं हो सकते, और ये वाकफियत का एक उम्दा जरिया भी है, मैंने कहा। और सलानूस एक ठंडी सांस लेकर रह गया। शायद कुश्ती का फैसला हो गया। एक शख्स उसी गरेदार आवाज में एक पहलवान के जीत जाने का ऐलान करने लगा। फिर दूसरी कुश्ती हुई और उसके बाद तीसरी चौथी कुश्ती मेरी थी। मेरा मुकाबिल बड़ा उछल रहा था। तुम्हारे पास कच्चा है पहलवान? प्रमोटर ने पूछा। वो क्या होता है? मैंने ताज्जुब से कहा। लो संभालो, दो भाई इसे कच्चा दो, तैयारी करो, इसकी बारी आ गई है। और फिर मुझे वही मुख्तसर लिबास दिया गया। मैंने बमुश्किल पहना, मुझे तो इन जैसा ही बनना था, इसलिए तकल्लुफ किया। फिर उसी गरेदार आवाज में कहा गया, अब आपके सामने चौथा जो पेश किया जा रहा है, गुलाम खां, शेरों का शेर और इसका मुकाबला पूर्ना। एक चमकदार पहलवान जो कुश्ती की दुनिया में नया मालूम होता है, लेकिन इसने गुलाम खां को ललकारा है। और फिर हम दोनों उस एरिया की तरफ बढ़ गए जो खाली था, और फिर सीढ़ियां चढ़कर हम एरिया, जिसे वो लोग स्टेज कहते थे, पर पहुंच गए। गुलाम खां बहुत ज्यादा उछल रहा था। इसकी आंखों में वहशत नाक सफा की थी, जबकि मैं पुरस्कून था। मेरे ज़हन में कोई खास ख्याल नहीं था सिवाय इसके कि मैं सोच रहा था कि नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करके जदीद नस्ल के जदीद लोगों को अपना दोस्त बनाऊं, और यही जज्बा मुझे कुछ करने पर उकसा रहा था। जिस अंदाज में गुलाम खान उछल कूद कर रहा था, उससे लोग बड़े महजूज हो रहे थे और मेरी खामोशी पर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन मैं फिर भी पुरस्कून था। मैं सोच रहा था कि ये शख्स मेरे मुकाबले में क्या है। वैसे ये भी उम्दा बात थी कि मैं इन लोगों को लड़ते हुए देख चुका था। ये एक मखसूस किस्म की ताकत आजमाई थी, लेकिन मेरे लिए क्या मुश्किल थी। तब एक आदमी जवान लोगों के दरमियान सालस हुआ करता था। यहाँ इस लड़ाई का निगरान वो मेरे नज़दीक आ गया। उसने मेरे पूरे बदन को टटोला और दोनों हाथ ऊपर करने के लिए कहा। मैंने उसके साथ मुकम्मल ताउन किया था, जबकि गुलाम खान इससे मजाक करता रहा। तब एक घंटे की आवाज़ सुनाई दी और गुलाम खान बाजू फड़काता हुआ मेरे नज़दीक आ गया। मैं पुरस्कून अंदाज में आगे बढ़ा। मेरे अंदाज में बेहद एतमाद था और लोग मेरी जानिब मुतवज्जा हो रहे थे। गुलाम खान ने झुकाई करके अपने दोनों हाथ मेरे शानों पर रख दिए और मुझे झुकाई देने की कोशिश करने लगा। मैंने अपने दोनों हाथ दोनों तरफ फैला दिए थे। फिर गुलाम खान मुझसे लिपट गया। उसकी कोशिश यही थी कि मेरी गर्दन में बाजुओं को लपेटकर अपनी बगल में फंसा ले, लेकिन भला ये उसके लिए किस तरह मुमकिन था। मैं दोनों हाथ फैलाए रहा, गोया मैं उसे किस्मत आजमाई का मौका दे रहा था। गुलाम खान मेरे बदन से लिपटा किसी अर्नब भैंसे की तरह जोर लगा रहा था। लेकिन प्रोफेसर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूं तो ये बेमकसद होगा। मेरी गुजरी हुई सदियां तुम्हारी निगाहों में हैं। गुलाम खान को यही महसूस हो रहा था जैसे वो किसी पहाड़ को धकेल रहा हो। इस वक्त मैंने महसूस कर लिया था कि उसकी कोशिश रहा कहाँ जाएगी। मैंने खुद उसकी गर्दन में हाथ डाला और दूसरे हाथ से उसकी टांग बुलंद करके उसे अपने सर से ऊपर उठा लिया। उसके बाद मैंने उसे चारों तरफ चक्कर दिया। गुलाम खान बुरी तरह मेरे हाथों में मचल रहा था और फिर मैंने उसे एक कोने में खड़ा कर दिया। गोया मैंने उसे अपनी जानिब से कोई अजियत देने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन गुलाम खान के चेहरे पर बुखलाहट के आसार थे और चारों तरफ तालियों का शोर सुनाई दे रहा था। गुलाम खान नीचे आने के बाद अजीब अंदाज से उछलने कूदने लगा। वो भाग भाग कर मुझ पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहा था।
दफातन उसने लेटकर मेरी टांगों में अपने दोनों टांगें फंसाने और उन्हें बल देकर मुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन भला यह नामुमकिन सी बात कैसे मुमकिन हो सकती थी। मैं उसे देखता रहा, फिर मैंने उसी की रान पर अपना एक पांव रख दिया और गुलाम खां के हल्क से एक तेज चीख निकल गई। उसे शायद यह एहसास हुआ था कि उसकी रान की हड्डी टूट गई है। मैं इस पर पांव रखे रहा और फिर मैंने झुक कर उसे उठाया और दोबारा जमीन पर पटक दिया, लेकिन गुलाम खान बड़ी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। आखिरी बार उसने मुझसे लिपटने की कोशिश की और इस कोशिश में उसने कुछ बदतमीजियां भी की। शायद उसने मेरी आंखों में अपनी दोनों उंगलियां मारने की कोशिश की। अगरचे उसकी यह कोशिश बिल्कुल बेमकसद थी, लेकिन जायज नहीं थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसकी गर्दन को हल्का सा झटका दिया और उसकी नाक से खून का फवारा बुलंद हो गया। निगरान बुरी तरह उछल पड़ा। उसने जल्दी से मेरे शाने पर हाथ रखकर थपथपाया और बोला, छोड़ दो इसे। मैंने फौरन उसके कहने की तामील की। गुलाम खान पट से नीचे गिर पड़ा था और गालबन वो इसके हक में बेहतर ही हुआ था। अगर मैं जरा सी कुव्वत और सर्व करता तो उसका भेजा निकल कर मेरे हाथों में आ जाता।